हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षण विधियाँ, जिसे कि हम बोलते हैं टीचिंग मेथड्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है कि शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य करते समय कक्षा में पाठ्य वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाने हेतु, साथ ही विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षा देने हेतु जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, शिक्षण विधियाँ कहते हैं। लिखा है, शिक्षण विधि का संबंध शिक्षक के व्यक्तित्व एवं योग्यताओं से होता है। शिक्षण विधियों के प्रयोग में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ साथ उनकी परिस्थितियों का भी समावेश रहता है। प्रत्येक शिक्षक की अपनी मौलिक योग्यताएं या क्षमताएं होती हैं। इन्हीं क्षमताओं का प्रयोग करते हुए शिक्षक जो है वो अपनी शिक्षक को प्रभावी एवं उद्देश्यपूर्ण बनाता है। किंतु संभव है एक शिक्षक विधि किसी भी शिक्षक के लिए अनुकूल हो तो दूसरे के लिए अनुपयुक्त भी हो सकती है। मान लीजिए कि कोई भी एक शिक्षण का जो मेथड है वो किसी एक टीचर के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो या अनुकूल हो, उनके हिसाब से हो, लेकिन वही क्या हो सकता है, दूसरे टीचर के लिए अनुपयुक्त तो हो सकता है। ठीक है, यानी कि उनके प्रतिकूल हो सकता है। देखिए, जो शिक्षण विधियाँ होती है उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है शिक्षक केंद्रित विधियाँ और दूसरा होता है विद्यार्थी केंद्रित विधियाँ। शिक्षक केंद्रित विधियाँ क्या होती हैं, यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होते हैं। देखिए, लिखा है इस विधि में शिक्षण कार्य करते समय कक्षा का वातावरण जो है वो पूर्ण रूप से औपचारिक एवं कठोर होता है। विद्यार्थियों के मन में कई प्रकार के सवाल रहते हैं, उन्हें कुछ सवालों के उत्तर मिल जाते हैं और कुछ के नहीं। इसी वजह से उनकी जो सहभागिता है वो सिर्फ व्याख्यान को सुनने तक ही सीमित रहती है। शिक्षक केंद्रित विधियों को क्या कहते हैं, अनुदेशनात्मक विधि भी कहते हैं, अनुदेशात्मक विधि भी कहते हैं। अब अगर क्वेश्चन आएगा कि अनुदेशात्मक विधि क्या होता है, तो आप लोगों को पता चल गया है कि अनुदेशात्मक विधि क्या होता है। देखिए, लिखा है कि शिक्षक केंद्रित विधि में शिक्षक द्वारा व्याख्यान दिया जाता है, कुछ विद्यार्थी उस व्याख्यान को समझ पाते हैं और शिक्षक के साथ प्रश्नोत्तर की जो प्रक्रिया है उसमें सहभागिता के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों का जो एक समूह ऐसा भी होता है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, लेक्चर को सुनता है, लेकिन प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाता। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत से बच्चे जब आपके क्लास में होंगे स्कूल में, तो कुछ लोग बहुत क्वेश्चन करते होंगे और कुछ लोग क्वेश्चन नहीं करते होंगे। लिखा है कि शिक्षक जो है, टीचर, प्रायः इस विधि में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है और ये कर्तव्य मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है विद्यार्थियों को वस्तुओं की सामान्य विशेषताओं की जानकारी प्रदान करना और दूसरा है विद्यार्थियों के द्वारा विशेषताओं को स्मरण रखना। तीसरा क्या है, विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तुओं की सूचनाओं का पुनर्वहन करना। फिर देखिए क्या लिखा है, व्याख्यान विधि, जिसे कि कहते हैं लेक्चर मेथड। लिखा है भारतीय परंपरा में व्याख्यान विधि शुरू से ही गुरुकुल की शिक्षा पद्धति रही है। व्याख्यान पद्धति किसकी रही है, गुरुकुल की। गुरुकुल की जब शिक्षा होती थी तब वहाँ पर जो गुरु लोग होते थे वो क्या करते थे, व्याख्यान देते थे। लिखा है प्राचीन काल में विभिन्न दृष्टांतों, कहानियों, पहेलियों के माध्यम से गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। इस शिक्षा को अनौपचारिक रूप से मौखिक शिक्षा भी कहते हैं। जैसे जैसे गुणोत्तर रूप से शिक्षा का विकास होता गया वैसे वैसे यह विधि शिक्षकों के मध्य लोकप्रिय होती गई। इस विधि में शिक्षक सुनियोजित ढंग से व विषय वस्तु की क्रमबद्धता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के समक्ष व्याख्यान प्रस्तुत करता है। लिखा है इस विधि में संवाद क्या होता है, एक पक्षीय होता है। विद्यार्थियों को बिना किसी तर्क के शिक्षक द्वारा दिए गए व्याख्यान को शांतिपूर्ण तरीके से सुनना होता है। अगर व्याख्यान में किसी भी बिंदु को चित्र के माध्यम से स्पष्ट करना है तो श्याम पट्ट पर रेखा चित्र के माध्यम से उसको समझाया जाता है, ताकि व्याख्यान में सजीवता एवं रोचकता बनी रहे। और व्याख्यान विधि विज्ञान की तुलना में कला संकाय के विषय वस्तु के लिए अधिक उपयोगी होती है। देखिए, लिखा है व्याख्यान विधि के गुण, यानी कि मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। लिखा है कि विषय वस्तु को कम समय में द्रुत शिक्षण के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। दूसरा है प्रभावशाली एवं आकर्षक शिक्षण विधि और तीसरा है मितव्ययी विधि।
मितव्ययी विधि का मतलब क्या होता है? कम लागत में विद्यार्थीगण अत्यधिक लाभान्वित हो, इस तरीके की जो शिक्षा विधि होती है उसे बोलते हैं मितव्ययी विधि। फिर है प्रेरणात्मक शिक्षण विधि, यानी कि जो प्रेरणा से शिक्षा दिया जाता है उसे बोलते हैं प्रेरणात्मक शिक्षण विधि। फिर तीसरा है तथ्यात्मक जानकारी को तेजी के साथ संप्रेषित करना। और फिर है विषय वस्तु की क्रमबद्धता की उत्तम विधि और अवधारणात्मक समझ का विकास। फिर है विद्यार्थियों को भावनात्मक रूप से विषय वस्तु से जोड़ना। देखिए लिखा है व्याख्यान विधि के दोष यानी डीमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। इसमें लिखा है अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत जो है यानी कि करके सीखने के अनुकूल नहीं, अधिगम सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। ये व्याख्यान विधि के क्या है? दोष है। व्याख्यान विधि में व्याख्यान देते हैं तो वह क्या होता है कि उसमें बेसिकली कोई भी विद्यार्थी करके नहीं सीख पाता है, केवल वो लेक्चर को सुनता है, तो यह इसके दोष है। फिर उसके बाद है विज्ञान संकाय के गणित विषय में शिक्षण अप्रभावी, यानी कि बेसिकली विज्ञान संकाय के गणित विषय के शिक्षण में लेक्चर नहीं दिया जा सकता, तो लेक्चर मेथड का यूज़ हम मैथमेटिक्स के लिए नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है तार्किक शक्ति के विकास में बाधक, यानी सोचने समझने की जो शक्ति है उसके लिए जो व्याख्यान विधि है वह उपयुक्त नहीं है। फिर है विद्यार्थी समूह निष्क्रिय, यानी कि सिर्फ सुनना होता है विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों का कोई सहयोग नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की जो सक्रियता है वो व्याख्यान विधि से घटती है। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में बाधक, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जो विकास है उसमें क्या होता है, व्याख्यान विधि बाधक सिद्ध होता है। फिर है स्वतंत्र चिंतन का पूर्ण अभाव, मतलब विद्यार्थी जो है वो स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं कर सकते व्याख्यान विधि के द्वारा, और कहीं ना कहीं वह क्या रहते हैं, केवल शिक्षक पर जो है वो निर्भर रहते हैं। फिर है शिक्षक का स्वयं सिद्ध व्यक्ति की तरह व्यवहार करना या प्रभुत्व दिखाना। फिर उसके बाद देखिए शिक्षण कौशल के सिद्धांतों के विरुद्ध होना। फिर है शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अभाव। फिर उसके बाद देखिए व्याख्यान प्रदर्शन विधि यानी लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें लिखा है कि इस विधि में शिक्षक को व्याख्यान देने के साथ साथ अपने व्याख्यान को बहुआयामी आधार देने हेतु प्रयोग प्रदर्शन प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना पड़ता है। इसमें व्याख्यान विधि के साथ साथ प्रदर्शन विधि का भी समावेश रहता है। इसे भाषा युक्त प्रदर्शन विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष प्रयोग किया जाता है और इसी के दौरान उनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रदर्शन कार्य शिक्षक के द्वारा भली भांति अभ्यास करके व सुनियोजित ढंग से किए जाने पर यह सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि सिद्ध हो सकती है। फिर उसके बाद देखिए व्याख्यान प्रदर्शन विधि के गुण यानी मेरिट्स ऑफ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो इसके गुण क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो व्याख्यान प्रदर्शन विधि में विद्यार्थी पूर्णतः सक्रिय रहते हैं। फिर है इसमें शिक्षक विद्यार्थी के मध्य सहभागिता बनी रहती है। यह विद्यार्थियों को वास्तविक घटनाओं और प्रक्रियाओं के अनुभव प्रदान करती है। यह विषय के प्रति विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करती है। फिर है इसके अंतर्गत दिखाई गई चीज़ें विद्यार्थियों को भली भांति याद रहती है और यह विधि निष्कर्ष तक पहुँचाती है। देखिए लिखा है व्याख्यान प्रदर्शन विधि के दोष यानी डीमेरिट्स ऑफ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सबसे पहला है कि विद्यार्थियों से थोड़ी गलती होने पर उन्हें हतोत्साहित करना। दूसरा है शिक्षक के द्वारा विशिष्ट एवं कठिन शब्दों का प्रयोग करना। फिर है विद्यार्थियों को सामान्यीकरण की ओर प्रेरित न करना। फिर है शिक्षक द्वारा विषय वस्तु से उचित प्रश्न करने में अक्षमता। फिर है विद्यार्थियों के मध्य प्रमुख तथ्यों के स्थान पर आंशिक महत्व के तथ्यों को संप्रेषित करना। फिर लिखा है श्याम पट्ट पर मुख्य बातों को नहीं लिखना। फिर देखिए विद्यार्थियों को संकलित सामग्री का रिकॉर्ड तैयार करने हेतु पर्याप्त समय न देना। फिर प्रदर्शन के असफल होने पर विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लिखा है कि शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु को तेजी से समझाने के कारण शिक्षक के दौरान विद्यार्थियों का ऊब जाना या मन नहीं लगना और प्रयोग के प्रमुख उद्देश्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने में असफलता। ये सारे इसके डीमेरिट्स हैं। देखिए लिखा है प्रयोग प्रदर्शन विधि यानी लेसन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। यह शिक्षण विधि व्याख्यान प्रदर्शन विधि का ही एक भाग है जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया और प्रभावी एवं रुचिकर हो जाती है।
इस विधि के अंतर्गत चित्र, चार्ट एवं मॉडल, स्लाइड इत्यादि का प्रयोग करके विषय वस्तु को समझाने की कोशिश की जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार जो है वो स्कूल में हम लोगों को या कॉलेज में मिलता था कि बेसिकली कोई मॉडल तैयार करना होता था चार्ट पेपर में या फिर कलर्स के साथ, तो उससे क्या हो जाता था, विषय वस्तु को समझने में वो जो प्रक्रिया है वो रुचिपूर्ण हो जाती थी या फिर बहुत रोचक हो जाती थी। इस प्रकार यह मूर्त से अमूर्त का अनुसरण करने वाली शिक्षण की विधि है, जिसमें विद्यार्थी इंद्रियों की मदद से कठिन विषय वस्तु को भी सुगमतापूर्वक समझ लेते हैं। अब देखिए प्रयोग प्रदर्शन विधि के गुण क्या हैं। प्रयोग प्रदर्शन विधि के पहला गुण है कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा, यह सहसंबंध पर आधारित क्रिया विधि है। तीसरा है जटिल संप्रत्ययों एवं प्रयोगों के प्रदर्शन में उपयोगी है। फिर देखिए लिखा है, इस विधि में विद्यार्थी स्पष्ट एवं निश्चित उद्देश्य से सहभागिता करते हैं, जिससे समय की बचत भी होती है और अध्ययन में कम लागत भी आती है। फिर लिखा है प्रयोग प्रदर्शन विधि के गुण यानी डीमेरिट्स ऑफ लेसन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। पहला है कि इस विधि में शिक्षक जो होते हैं वो मुख्यकर्ता होता है। शिक्षक क्या होते हैं? मुख्यकर्ता होता है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक के प्रमुख अधिगम सिद्धांत की उपेक्षा होती है, यानी कि बेसिकली जो प्रयोग प्रदर्शन विधि होता है उसका दोष क्या है कि करके सीखने की क्या होती है, इस विधि में उपेक्षा होती है। फिर देखिए लिखा है प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत अनुभवों का इसमें कोई स्थान नहीं होता। फिर देखिए लिखा है विद्यार्थी पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं रहते, प्रयोग करने का अंतिम उत्तरदायित्व जो है वो शिक्षक का ही होता है। फिर विद्यार्थियों में प्रयोग संबंधी उचित कौशल का विकास नहीं होता। अब देखिए हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है, ऐतिहासिक विधि। तो इस विधि में विषय वस्तु के ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़े रहने के कारण कक्षा जो होती है उसमें क्या हो जाता है, रोचकता एवं मौलिकता बनी रहती है। महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक कई ऐतिहासिक घटनाओं एवं कहानियों को मात्र संप्रेषित ही नहीं करते, बल्कि अनेक स्तरों पर आने वाले ऐतिहासिक बिंदुओं की व्याख्या केवल इस विधि के द्वारा ही संपन्न करते हैं। यह शिक्षण विधि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य एवं सिद्धांत अवधारणात्मक ज्ञान कौशल को नवीन ज्ञान कौशल से जोड़ने में सहायक होती है। फिर देखिए लिखा है विद्यार्थी केंद्रित विधियां यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। इसमें लिखा है कि इन शिक्षण विधियों में विद्यार्थी केंद्र में होता है। विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्याख्या करना एवं उसके अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण कहलाता है। विद्यार्थी की रुचि, प्रवृत्ति एवं क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही विद्यार्थी या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। इस विधि में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत कक्षा का वातावरण शिथिल रहता है एवं इस विधि में शिक्षक का प्रधान कार्य है विद्यार्थियों की कल्पनाओं, जिज्ञासाओं एवं समस्याओं के निदान में मदद करना। देखिए इसमें लिखा है शिक्षक और केंद्र में कौन है, विद्यार्थी। यानी कि शिक्षक जो है बेसिकली क्या होते हैं, वो विद्यार्थी के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। बेसिकली जो कोर होता है वो विद्यार्थी होता है और उसके चारों ओर का जो आवरण है वो शिक्षक होता है। देखिए लिखा है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि क्या होता है, इसे अन्वेषण विधि भी कहते हैं, यानी कि एक्सप्लोरेशन मेथड। इस विधि के प्रमुख प्रवर्तक ब्रिटिश रसायन शास्त्री E.H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। मान लीजिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण मेथड जो है उसके जो प्रवर्तक है वह कौन है, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग है। अंग्रेजी भाषा के शब्द ह्यूरिस्टिक की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के ह्यूरिस्टिको से हुई है, जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। जिसका अर्थ क्या होता है, मैं खोजता हूँ। यही वाक्य इस विधि का केंद्रीय बिंदु है। इस विधि में विद्यार्थियों को स्वयं कार्य करने तथा खोज करने का अवसर दिया जाता है, अतः इसे स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं। विद्यार्थी इस विधि में एक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इसके द्वारा उनमें निरीक्षण एवं तर्क क्षमता का विकास होता है। वे स्वयं कार्य करने से पूर्व चिंतन करते हैं, जिससे उनमें स्वनिर्भरता का विकास होता है। इस विधि से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है और मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन मिलता है। अब देखिए लिखा है ह्यूरिस्टिक विधि के गुण। पहला है कि यह शिक्षण विधि विद्यार्थी मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान एवं अधिगम के सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरा हो जाएगा वैज्ञानिक एवं आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करके उन्हें तर्क संगत निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।
तीसरा है विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव से सीखते हैं। फिर है परिश्रम की आदत का विकास होता है। फिर है शिक्षक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिए जाने के कारण शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य क्या होते हैं, संबंध मधुर होते हैं। क्रिया द्वारा सीखने से विद्यार्थी में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास की भावना का भी विकास होता है। अब देखिए लिखा हुआ है कि ह्यूरिस्टिक विधि के दोष यानी डीमेरिट्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। इस विधि में शिक्षण का जो कार्य होता है बेसिकली वो काफ़ी स्लोली होता है, धीमी गति से होता है, जिसके कारण पाठ्यक्रम जो होता है वो समय से पूर्ण नहीं हो पाता। फिर इस विधि के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित व प्रखर मेधावी शिक्षकों की आवश्यकता होती है। कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो अधिक होने पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा ह्यूरिस्टिक मेथड जो है, अगर कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो अगर अधिक है तो इसका प्रयोग नहीं हो सकता। फिर इस विधि के द्वारा अर्जित ज्ञान पर्याप्त नहीं होता क्योंकि तथ्यों की खोज में ही बहुत अधिक समय लग जाता है। फिर छोटी आयु एवं छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी यह अनुपयोगी होता है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस विधि के आधार पर पाठ्यपुस्तकें बाजार में उपलब्ध न होने के कारण शिक्षक को अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें पर्याप्त उत्साह नहीं रहता। फिर इस विधि में प्रयोगात्मक कार्यों पर अधिक बल दिया जाता है। यह विधि निर्णयात्मक है, प्रयोगात्मक नहीं है। देखिए अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मेथड या प्रयोजन मेथड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।